बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मनपा हिंदी माध्यमिक शाला अंधेरी पूर्व से मैं नीलम यादव आप सभी लोगों का स्वागत कर चुकी हूँ। फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये जो इस स्कूल से मैं बिलोंग करती हूँ और आज मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो ये चैप्टर है आपका इतिहास और राजनीतिक शास्त्र, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा। भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा किस तरह से प्रारंभ हुई, इसका यह जो विदेश नीति है जिसको हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं, विदेश नीति, यह एक हमें पढ़ने के लिए हमारे सिलेबस में कैसे आया, इसका क्या पिछला अध्याय रहा होगा, इसका पिछला क्या रीजन रहा होगा। तो हम लोग सबसे पहले अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। परिचय हमारा हो चुका है, चैप्टर का भी परिचय हो चुका है, हमको अपने मुद्दे पे चलना है। अगली स्लाइड से मैं रुकूंगी और वहां से ही हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। बच्चों, हमको देखना है विदेश नीति, अर्थ तथा महत्व। विदेश और नीति, यह दो शब्दों को मिला करके यह जो हमारा चैप्टर बना है विदेश नीति। तो हमको सबसे पहले देखना है विदेश। विदेश का कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि अपने देश के बाहर, अपने देश के बाहर के, अपना जैसे हम भारतवासी हैं, भारत देश के निवासी हैं, तो अपने देश को छोड़कर अन्य देशों के साथ अन्य देशों का जो हमारा व्यवहार होगा, जो उनके साथ हमारी नीति होगी, तो वही होगी, उसे ही हम साधारण शब्दों में विदेश नीति कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि भारत देश का मैं एक परिभाषित तौर पे आपको बता रही हूँ कि भारत देश का अपने देश के बाहर दूसरे देशों के साथ जो संबंध है, सहयोग, व्यापार, इन सब चीजों को बढ़ावा हम कैसे देंगे, बढ़ावा मिले, हमारा देश ज्यादा से ज्यादा प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए विदेश नीति तय की जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र यानी हम फॉर एग्जांपल अपने आप को ले सकते हैं, हम भारतवासी हैं, तो भारत देश का विभिन्न राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों का जो निर्धारण करने की जो प्रक्रिया है कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, जैसे हम अपने पड़ोसी के साथ किस तरह का रिलेशन मेंटेन करते हैं, किस तरह का व्यवहार, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी हमें प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है, तो सबसे पहले हमारा जो नेबर होता है वो हमें सपोर्ट करता है। तो इसीलिए हम सभी ये जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी होता है उसके साथ हमारे संबंध जो है अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि अपने राष्ट्रीय हितों को, हमारे देश का ज्यादा से ज्यादा डेवलप कैसे हो, विकास कैसे हो, हम विकास की सीढ़ियां कैसे चढ़ते चले जाएं, इसके लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विदेश नीति। नीति का मतलब हमारा जो व्यवहार है, जो तरीका है, जैसे हम कॉमन भाषा में भी कहते हैं, व्यक्ति को नीति और रीति से रहना चाहिए। उनका जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो उनके धर्म बनाए गए हैं, उनका जो रिवाज है, उस तरह से जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो सेम बातें यहाँ पे भी आती हैं कि हमें भी अपना, हमारा जो देश है उसका जो हमारा जो अन्य देशों के साथ व्यवहार होगा। अब यहाँ पे अन्य देशों में जैसे हम देख सकते हैं, अन्य देशों में आप भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश में आप श्रीलंका को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए, नेपाल है, भूटान है, चीन है, और सबसे विवादास्पद समस्या हमारी पाकिस्तान के साथ चल रही है। तो हमारा पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, इस तरह से जो हमारे सीमा बॉर्डर से लगे हुए जो देश हैं, वह क्या हैं, हमारे पड़ोसी देश हैं। तो यदि हमारे पड़ोसी देश हैं तो इनके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से हम जो है अपने देश का ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने में मदद करेंगे, यह बात विदेश नीति के अंतर्गत तय होती है। यह तो हुआ आपका अर्थ, लेकिन एक्चुअल में हमें जो पोर्शन में दिया गया है पढ़ने के लिए, इसका महत्व कैसे है, यह हिस्ट्री सिलेबस में या आपको कक्षा 9वीं में पढ़ने के लिए कैसे आ गया, इसका क्या आज की पॉलिटिक्स में, आज की राजनीति में इसका क्या मूल्य हो सकता है। तो इसके लिए हम 2 मिनट के लिए बैक जाएंगे, पीछे का इतिहास हम देखेंगे कि किस तरह से
हम सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, और आजादी के पश्चात हमने देखा है, हम सभी बच्चे पढ़ चुके हैं कि हमारा देश लगभग 150 से 200 वर्षों के दरमियान गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ब्रिटिश शासन का यहाँ पे राज्य चलता था। लेकिन जैसे ही हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, तो उसके पश्चात हम जो उपनिवेशवादी प्रक्रिया से फ्री हो गए। हमारा देश एक उपनिवेश था, किसका? ब्रिटिश का। ब्रिटिश शासन का हमारा देश उपनिवेश रह चुका था, और इस चीज से जैसे ही हम बाहर आए, हमारे देश के लिए भी नियम कानून और तमाम टाइप की नीतियां बनाई गई। और जैसे आप देखते हो, आप सभी स्टूडेंट हो, शिक्षा नीति की तहत सब पढ़े सब बढ़े। आप लोग हर जगह कहीं ना कहीं लोगो लगा हुआ आपके स्कूल कॉलेज में, इस तरह से बोर्ड होर्डिंग पे आप देखते होंगे, सभी को शिक्षा का सामान्य अधिकार है, सभी बच्चे एक समान है। तो यह कैसे है? यह भारतीय शिक्षा नीति के तहत है। भारत की जो शिक्षा नीति आजादी के पश्चात बनाई गई, उसके तहत यह नीति तय की गई। तो हमको यह देखना है, उसी तरह हमारे देश का चिकित्सा का डेवलपमेंट कैसे होगा, पॉलिटिक्स को लेकर हम जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं वह किस तरह से देश को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो महिलाएं हो, रोजगार का अवसर हो, मिल फैक्ट्री का मामला हो, उसी में से एक बात यहाँ पे आ गई कि सारी चीजों का तो हम विकास कर लेंगे, अपने देश के स्तर पर करेंगे, अपना जो इंडिया कंट्री है उस लेवल पर हम करेंगे। लेकिन हम अपनी सीमा से लगे हुए जो देश हैं उनके साथ किस तरह से रिलेशन को मेंटेन करेंगे, अपने व्यवहार को मेंटेन करेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने में हमें मदद मिलेगी। हम चलते हैं अपना थोड़ा सा ये देखने के लिए, भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ साथ देश के विदेश मंत्री भी थे उस टाइम, तत्कालीन विदेश मंत्री थे। और इन्होंने ही एक ऐसा ये नियम अपनाया कि हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए ताकि हम मतलब हमारा देश है, जो हमारा भारत देश पिछड़ा हुआ है इस वक्त, उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रोग्रेस कर सकें। उस समय उन्होंने पंचशील सिद्धांत, आप सभी लोग यदि बौद्ध धर्म में पंचशील तत्व पढ़े होंगे तो कुछ मिलता जुलता उससे हमारा पंचशील सिद्धांत था। देश को तीव्र गति से विकसित करने के लिए, और साथ साथ में हमारे कंट्री से लगा हुआ, हमारे बॉर्डर से लगा हुआ जो चीन देश है, उस समय वहां पे जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक उसी तरह वहां के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। चाउ एन लाई और हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों व्यक्तियों के बीच में, दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में 29 अप्रैल 1954 को एक समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत हमने कुछ नियम बनाए थे। नियम क्या था कि दोनों देश जो हैं क्षेत्रीय अखंडता का पालन करेंगे। जैसे हमारा जो देश है, हमारे देश की जो सीमा रेखा है, उस चीज को ना हम उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे और ना वो हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे। दूसरा था, एक दूसरे के खिलाफ कभी आक्रमण नहीं करेंगे। चीन और भारत की ये नीति थी, पॉलिसी बनी कि हम एक दूसरे देश पर कभी भी बिना किसी लीगल रीजन या बिना एक दूसरे को इन्फॉर्म किए हुए, जानकारी दिए हुए, या समस्या इतनी गंभीर ना हो तो हम दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। और आंतरिक मुद्दे जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं कि हमारे घर का जो नियम कानून होता है, हम उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप बाहरी लोगों का नहीं चाहते। तो सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है कि जो आंतरिक मुद्दे हैं उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरी बात, यहाँ अगला पॉइंट इसमें आ जाता है कि आपस में मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखेंगे, कौन? चीन और भारत, और शांतिपूर्ण अस्तित्व का पालन करेंगे। यह जो आज हम जिस यहाँ पे जिस समस्या पे विचार करने के लिए या जिस मुद्दे पे बात करने के लिए जमा हुए हैं, इसका पिछला पहलू बताना अनिवार्य है, नहीं तो आपको यह बातें समझ में नहीं आएंगी कि एक्चुअल में इसकी जरूरत हमें क्यों है।
उसके बाद आप सभी बच्चों ने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर, जस्ट अभी राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर आपने देखा, उसमें शीत युद्ध आप पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद ये तो रही हमारा चीन के साथ हमारा क्या रवैया रहा, लेकिन जैसे आपने देखा है शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर में, कि विश्व में दो महाशक्तियां हो गई, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ जो है वह समाजवाद को सपोर्ट करता था और अमेरिका पूंजीवाद को। इस तरह से दो शक्तियां आने के कारण उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने निर्णय लिया कि ना ही हम, मतलब हमारा देश तो ऑलरेडी ऐसे ही उस वक्त पिछड़ा हुआ है, और ऐसे में यदि हम किसी पक्ष में जाते हैं तो वो ना वो हमारा नुकसान हो जाए, और हमने जो सोचा है वो हम ना कर पाए। तो इसके लिए यहाँ पे ये नियम बनाया गया, एक आंदोलन चलाया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी हम किसी भी गुट में नहीं सम्मिलित होंगे। गुट का मीनिंग होता है समूह, किसी भी समूह, जैसे सोवियत संघ के पास मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर उसको सपोर्ट करने वाले 50 देश हो गए, अमेरिका को सपोर्ट करने वाले 60 देश हो गए। इस तरह से जो विश्व के लगभग 200 या उस समय जो 199 कंट्री थी, तो कुछ न सब कहीं ना कहीं एक मतलब एक पार्ट बन गया, एक दूसरे के सपोर्ट में चले गए। कुछ देश चले गए सोवियत संघ के और कुछ देश चले गए अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं, हमें किसी को सपोर्ट नहीं करना है, हमें तटस्थ रहना है। तटस्थ का मतलब होता है कि हमें किसी भी तरफ झुकना नहीं है, हमारा जो कुछ भी है हम उसी में अपना विकास करेंगे, हम अपना डेवलप करेंगे। यह था गुट निरपेक्षता, जिसे आपने शायद पहले चैप्टर में भी देखा होगा, और इसमें आपने पढ़ा भी होगा कि मिस्र के जो प्रधानमंत्री उस समय थे अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, और हमारे देश के थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों ने मिल करके इस चीज को फॉलो अप किया, इस चीज को आगे बढ़ाया, और इसी के कारण वहीं से लेकर आज तक हम जो है इस विदेश नीति में, यानी ज्यादा हमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, अपने देश के हितों को ध्यान में रखना है, ज्यादा से हमें किसी की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, हमें हमारे देश को किस तरह से ज्यादा लोगों को मिल करके कैसे हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट ले सकते हैं, इस नीति, इसी के कारण इसका महत्व ज्यादा है। आज आप आए दिन टीवी में देखते हो कि किस तरह से आपके प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे जाते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल आता है कि मतलब प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उसका सकारात्मक पहलू ये है बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा वो विदेश कंट्री में जाने के बाद लोगों से मिलने के पश्चात हमारे देश के प्रति उनका क्या रवैया है, उनकी क्या सोच है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। और इसी के कारण फिर क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि जो हम अदर कंट्री है, वर्ल्ड की अदर कंट्री है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की और बहुत सारे जो देश हैं, उनके मन में भारत के लिए क्या चल रहा है, और किस तरह से अगर हम शिक्षा में अपना विकास करना चाहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, अपना कुछ नया बनाना चाहते हैं, सैन्य क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, तो लोग हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। यह हो गया आपका विदेश नीति का अर्थ और महत्व। अगला मुद्दा, मेन जो टॉपिक हमारा आता है कि उसका निर्धारण आप कैसे करोगे। उसका निर्धारण करने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। विदेश नीति को निश्चित करने वाले घटक जो हैं, इसमें आप देख लीजिए कि देश का जो भौगोलिक स्थान है, भारत, जैसे मैं आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा रही हूँ, तो भारत कहाँ पे स्थित है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। यहाँ पे हम राजनीतिक शास्त्र में अक्षांश और देशांतर ना पढ़कर हम सिर्फ उसका प्राकृतिक वैल्यू क्या है, भारत में किस तरह से प्रकृति का विकास हुआ है, वह देखेंगे। दूसरा पॉइंट आता है आपका राजनीतिक व्यवस्था, हमारे देश की राजनीति कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था जो चल रही है वह किस प्रकार की है। और थर्ड पॉइंट आता है आपका अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति हमें कैसे सपोर्ट करेगी, और साथ साथ में राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक घटक, शासकीय घटक जो है जो प्रशासन में है। तो प्रशासन में यानी इस वक्त में एक तरह से आपकी टीचर जो आपको टीच कर रही है, वह उसका भी ये प्रशासन ही है कि आपके लिए व्यवस्था की गई है और आप उस चीज को पढ़ रहे हैं। अब बच्चों हमें एक एक मुद्दों को क्लियर करना है, एक एक मुद्दों को समझना है कि देश का जो भूगोल है वह विदेश नीति को निश्चित करने के लिए हमें कैसे सपोर्ट करता है। तो हम अगली स्लाइड पे चलते हैं।
और एक एक मुद्दों को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करते हैं। देश के भौगोलिक स्थान में आपके सामने स्लाइड पे 5 बातें बताई गई हैं। देश का आकार, जनसंख्या, भूमि की गुणवत्ता, देश का समुद्री किनारा और प्राकृतिक संसाधन। बच्चों, देश का जो भूगोल होता है वह कहीं ना कहीं हमारे विकास की प्रक्रिया में हम चाहे वह विकास हो या अन्य क्षेत्र में आप बोल सकते हो, बहुत बड़ा मैटर करता है। जैसे हमारा भारत से चलेंगे, भारत से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे आप देखते हो भारत का तटीय क्षेत्र, पूर्व में आप बंगाल की खाड़ी देख लेते हो, पश्चिम में अरब सागर देख लेते हो, दोनों जाकर के कहाँ पे मिल रहे हैं, हिंद महासागर को मिल रहे हैं। उत्तर में आप हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं देख रहे हो। तो इस और साथ साथ में अपार वन संपदा, नेचर, प्रकृति। आप जानते होंगे कि ब्रिटिश लोग जो है हमारे देश में मेडिसिन, यानी जो मसाले, मेडिसिन, प्राकृतिक वनस्पतियां हमारे यहाँ बहुत मिलती हैं। साथ साथ में औद्योगिक वनस्पतियां, उद्योगों के क्षेत्र में हम जिनका यूज कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि लकड़ी की रंगाई पुताई के लिए जो भी है काम करने के लिए पेड़ों से ही कलर निकालकर, छाल निकाल करके कलर वगैरह बनाए जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ है कि मौसम कैसा है। मौसम यानी यहाँ पे आप देखते हो कि देखा जाए तो मौसम 2 ही होता है, लेकिन इसे 3 हमारी सुविधा के लिए 3 भागों में हम बांट देते हैं। कहते हैं कि गर्मी है, ठंड है या बरसात है। जन हमारे यहाँ होता है। वैसे ग्रीष्म काल और शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु 2 ही ऋतु में मेन होती हैं। उसमें से एक हमने बना लिया है, या हम बोल सकते हैं वर्षा ऋतु। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि मौसम कैसा है, मतलब फसल कैसी हो सकती है, मिट्टी की जो उपजाऊ, जैसे मैंने भी बताया, भूमि की गुणवत्ता। बच्चों, भारत के प्रत्येक क्षेत्र में हर एक जगह की आप फसल नजर दौड़ाओगे या थोड़ी देर के लिए अगर आप सोचोगे, तो आप जिस जगह से बिलोंग करते हो वहाँ की फसल अलग है। महाराष्ट्र की फसल अलग है, तो साउथ में, दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ की जो फसल है वहाँ अलग है। आप राजस्थान में जाओगे तो आपको मरुस्थलीय क्षेत्र मिलेगा, साथ साथ में ज्वार और बाजरे की खेती मिलेगी। पूर्व में जाओगे आप देखोगे तो वहाँ पे आप ज्यादातर दलदली क्षेत्र या हुगली नदी का तट होने के कारण चावल की खेती हमें बड़े पैमाने पर मिलती है। उड़ीसा में भी सेम कंडीशन है। मेरा ये कहने का मतलब तात्पर्य है कि किस तरह से देश का जो भूगोल है, उसकी जो व्यवस्था है, वह हमें जो है भौगोलिक तत्वों को निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ में जो जनसंख्या है, जनसंख्या किस तरह से हमें सपोर्ट करती है। आप सभी जानते हो विश्व में 2nd स्थान पर हम सभी जनसंख्या के मामले में भारत का नंबर जो है 2य स्थान पे है। और यहाँ की लगभग आज के समय में, अभी प्रेजेंट टाइम में 133 करोड़ की जनसंख्या जो है, एक इतना हम नहीं बोल सकते, हमारे देश के ऊपर एक बर्डन है, बोझ है। बोझ मीन्स, मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य है कि एक्स्ट्रा जनसंख्या हो गई है, लेकिन फिर भी हमारे देश का प्रकृति ऐसा है, भूगोल ऐसा है, या उपज ऐसी है कि सभी का भरण पोषण, पालन पोषण अच्छी तरीके से यहाँ पे हो पा रहा है। और 99% किसी तरह की समस्या नहीं आती है। आपने देखा है भूगोल की यदि हम बात करेंगे तो जैसे मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल के तौर पर ब्रिटेन का उदाहरण दिया, तो ब्रिटेन एक समय में 1945 के पहले, 1945 के पहले ब्रिटेन एक छोटी सी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन वह पूरे विश्व में अपने कर्मठता का लोहा मनवा चुका है। क्योंकि वह उस समय जो ब्रिटेन था, वह अधिकतर देशों को अपना जो है उपनिवेश बना चुका था। उपनिवेश बनाने, खुद हमारा देश उसके अंडर में 150 सालों तक हमारे देश पर शासन किया गया जो है। तो उसका रीजन ये था कि उसका जो क्षेत्र है वह तटीय क्षेत्र है। वह पानी के कारण वहां के लोग नौकायन में, यानी शिप चलाने में एक्सपर्ट होते थे, जिसके कारण उनको मतलब बोलते हैं कि वहाँ का जो सपोर्ट करने के लिए जो वहाँ का प्रशासन होता था, वह भी सपोर्ट करता था कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा इनको नौकायन में ट्रेनिंग दी जाए और अदर कंट्री में जा करके अपना उपनिवेश वगैरह बनाए। तो देश की विदेश नीति, यानी ब्रिटेन, मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटेन ने किस तरह से अपने
देश की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए अदर कंट्रियों के साथ अपने अपने व्यापार का, अपने व्यवसाय का, इवन अपनी राजनीति का प्रचार किया। यह उस टाइम की बात थी जब स्वतंत्र सारे देश करीब करीब स्वतंत्र हैं आज की तारीख में, आज प्रेजेंट टाइम में, तो सभी का अपना अपना नेचर है। और उसी तरह हमारे यहाँ पे भी हमारे भारत देश का भी अपना एक प्रकृति है, और वह जो है अपना जो है विकास करने के मामले में प्राकृतिक जो संसाधन है वह हमें सपोर्ट करते हैं। अगला पॉइंट हम चलते हैं, राजनीतिक व्यवस्था। हमने अभी देखा कि देश का जो भूगोल है, भूमि, गुणवत्ता, समुद्री किनारा, प्राकृतिक साधन, सारी चीजें हमने देखा। अब राजनीति हमें कैसे सपोर्ट कर सकती है? विदेश नीति को तय करने के लिए राजनीति हमें किस तरह से सपोर्ट करती है, हम उस चीज को देखते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं भारत एक लोकतांत्रिक प्रजासत्तात्मक देश है। यहाँ पे जनता की सरकार, जनता के लिए। आप लोग हमेशा ये चीज सुनते आए हो। तो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, संसद को विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। और हमारा देश संघ राज्य वाला देश है, बहुत सारे राज्यों को मिलाकर हमारा एक देश बना हुआ है। बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल के लिए तमाम, अभी हम महाराष्ट्र के लिए इस वक्त महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र स्टेट है। उसी तरह आप देखते हो आंध्रा है, ये उड़ीसा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हिमाचल। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये बहुत सारे जो राज्य हैं, उनको इन सारे राज्यों को जोड़ करके एक संघ राज्य यानी एक देश का निर्माण हुआ, जिसे हम भारत देश के नाम से जानते हैं। और इन्हीं पे हमें ये आगे देखना है कि किस तरह से विदेश नीति पर चर्चा करने के लिए राजनीति जो होती है वह अपना सहयोग करती है। आज के दौर में आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो इस वक्त अभी सुब्रमण्यम जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, यस सुब्रमण्यम जी, प्रेजेंट टाइम में मोदी सरकार में, मोदी कैबिनेट में, तो किस तरह से राजनीति में हमारा ये हो रहा है। पहला मुद्दा है संसद में विदेश नीति पर चर्चा। संसद में विदेश नीति संभावित प्रश्नोत्तर काल क्या होता है, संसद में विदेश नीति निर्धारण करते समय घटक राज्यों पर किस तरह से गवर्नमेंट जो सरकार होती है वह विचार करती है। किसी भी समस्या को आप उठा लीजिए, जैसे पश्चिमोत्तर भारत पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर मीन्स बंगाल, असम, इस क्षेत्रों को हम पूर्वोत्तर भारत के नाम से जानते हैं। एक नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया होता है, हमारे देश का भी वैसे है नॉर्थ ईस्ट का एरिया। तो यहाँ पे जो समस्या, अक्सर समस्या कुछ न कुछ चलते रहती है। और आप देख रहे हो कि अभी कुछ दिन पहले चीन के साथ डोकलाम की समस्या थी, अभी करंट में कुछ न कुछ नेपाल के साथ चल ही रहा है उसका। बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं। लद्दाख में तीर सांगा का देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर अपना अधिकार जमाने के लिए लड़ाई चल रही है। आए दिन न्यूज का एक न्यूज में हर एक दिन कुछ न कुछ बताता ही है। तो मेरा ये कहने का मतलब है संसद के दो पक्ष, सपोर्टिंग और जो सपोर्ट नहीं करते, जो शासन में है वो तो उनके खुद के हो गए संसद के सदस्य, लेकिन जो उनके अपोज में अपोजिट पार्टी, विरोधी पार्टी जो है, वह किस तरह से इस विषय पर चर्चा में शामिल होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर बच्चों कि विदेश नीति में जैसे आप देखोगे, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका में यदि कोई गतिविधि होती है तो उसका असर हमारे देश के तमिलनाडु राज्य पर होता है। अब यह कैसे हो गया? यह इसलिए कि हम बहुत सारे तमिल भाषीय लोग प्राचीन काल से या पिछला भारत का जो इतिहास है वह श्रीलंका में निवास करते हैं। और यह समस्या हमेशा, आज आप स्कूली बच्चे हो, हम भी थे, उस समय भी हमें पढ़ने को मिला था। तो वहां पे जो जैसे ही समस्या निर्माण होगी, यहाँ के लोग थोड़ा एक्टिव होने लगेंगे, अग्रेसिव होने लगेंगे। सेम कंडीशन वहां पे भी होती है। ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल में चले जाइए, बांग्लादेश उसकी सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है। भारत देश का सटा हुआ पूर्व की तरफ जो देश है वह बांग्लादेश है, और उसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। तो यहाँ पे ज्यादातर बंगाली भाषी लोग हैं, बंगाली भाषा को बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी सेम है। यहाँ देश के बंटवारे के पश्चात जो कुछ भी हिस्सा उस समय पूर्वी पाकिस्तान में गया था, आज वह हम बांग्लादेश के नाम एक्चुअल में दो पाकिस्तान हो गया था, पश्चिमी और पूर्वी।
और उसे हम पाकिस्तान के ही नाम से जानते थे। लेकिन इंदिरा गांधी के समय 1972 में बांग्लादेश हमारी जो उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके सपोर्ट से एक नए राष्ट्र का निर्माण हो गया और वह उसका नाम दिया गया बांग्लादेश। यहाँ पर बहुत सारे जो जनसंख्या है वो भी बंगाली समुदाय की है, बंगाली भाषी लोग हैं। तो उसका असर सेम यहाँ पे हो जाता है। एक देश दूसरे देश से लगे होने के कारण बहुत सारे उनके रिलेटिव, बहुत सारे उनके नात रिश्तेदार या उनके सगे संबंधी मित्रगण हैं। तो जैसे वहां पे कोई घटना घटेगी या कुछ नया होने का ये होगा, तुरंत उसका असर क्या हो जाता है हमारे देश या पश्चिम बंगाल यानी उस राज्य में होने लगता है। अब इन सब समस्याओं को हम कूटनीतिज्ञ के माध्यम से, अपनी विचार प्रक्रिया के माध्यम से, जो हमारे राजनेता हैं वह अपनी नीति के तहत बांग्लादेश के जो मुख्यमंत्री होंगे या प्रधानमंत्री जो होंगे या राष्ट्रपति जो होंगे, क्योंकि राष्ट्र स्तर का मैटर है, तो वहां का जो विदेश मंत्री होगा उनसे बातचीत करके मैटर को जल्दी से जल्दी खत्म करने का जो प्रयत्न किया जाएगा, वह विदेश नीति के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था का हस्तक्षेप माना जाएगा। यानी राजनीति किस तरह से सपोर्ट कर रही है, हमारी जो व्यवस्था है तात्कालीन, वह किस तरह से सपोर्ट कर रही है उस चीज को हैंडल करने के लिए कि समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द हो जाए और हमारा देश जो सुचारू गति से चल रहा था वह ठीक ठाक अपने रास्ते पर चलता रहे, ठीक ठाक से उसकी जो प्रक्रिया है वह चलती रहे, उसमें किसी तरह का विघ्न ना पड़े। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि इन गतिविधियों पर राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है कैसे कंट्रोल करती हैं, कैसे अपना हस्तक्षेप करके, कैसे अपना सहयोग दे करके एक तरह से कहा जाए समस्याओं का निराकरण करती हैं। यह मैटर हो जाता है विदेश नीति। उसका कारण यह है कि विदेश सचिवालय हर एक जगह बना हुआ है। जैसे हमारे देश का विदेश सचिवालय बांग्लादेश में, बांग्लादेश का हमारे यहाँ पे भी है। हर एक कंट्री का इस तरह से बना रहता है, उनका एक जगह फिक्स की जाती है, वहां पे उनके राजनीतिज्ञ रहते हैं। तो इस तरह से उनके माध्यम से समस्या को पहुंचाया जाता है और समस्याओं का निराकरण का मार्ग ढूंढा जाता है। अगला पॉइंट हम लोगों को देखना है इसमें, अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम बच्चों देखेंगे कि देश का आर्थिक संबंध, आयात और निर्यात, वैश्विक व्यापार, आर्थिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वावलंबन। स्वावलंबन हम अपने आप में आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा एक तरह से स्वावलंबन हम उससे कह सकते हैं। बच्चों हमको इसमें देखना है कि आधुनिक समय में किसी देश की आर्थिक स्थिति का विदेश नीति निर्धारण करने में बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है, बहुत ही बड़ा मैटर करता है यह बात। वह कैसे? यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था यदि मजबूत होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा, यानी हम इकोनॉमिकल पैसे के तौर पे हमारी आर्थिक कंडीशन जो है अच्छी होगी, तो हम दूसरे अदर कंट्री के साथ यदि हमें कोई डील करनी होगी या कोई कुछ सामान आयात करना होगा या हमें हमारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा या हमें कुछ सैन्य व्यवस्था से संबंधित सामग्री लेनी होगी, तो हम उसे आसानी से डील कर सकते हैं। यदि बच्चों हमारे पास यह हम आर्थिक तौर पे कमजोर होंगे तो यह पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, यह नहीं हो पाएगा। और यह कंडीशन कब थी? 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस टाइम ऐसा था कि हम आर्थिक तौर पे कमजोर थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हम 21वीं सदी के भारत में हैं। हमारा भारत प्रोग्रेस मतलब और विकसित देश, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि कुछ समय में हम पूरे विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे अगर हम सभी भारतवासी इस चीज यहाँ के जितने नागरिक हैं इस बात को समझ लें नहीं, हमारा कुछ न कुछ हमारे देश के प्रति योगदान बनता है और उस योगदान को हम फॉलो करेंगे, उसको हम उपयोग में लाएंगे और आगे अपने देश में कुछ न कुछ व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करेंगे। हम इसमें देखते हैं कि देश का जो संबंध है, आयात, निर्यात, वैश्विक व्यापार में सहभाग आदि बातें आती हैं। आयात का मतलब होता है बच्चों बाहर से जो वस्तुएं मंगाई जाती हैं। आयात मीन्स हमने मंगाया, निर्यात मीन्स हमने सामान को बाहर भेजा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तब मजबूत मानी जाएगी बच्चों जब ज्यादा से ज्यादा सामान जो है हम निर्यात करेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि यदि हम सामान को बाहर भेजते हैं तो उससे हमें जो जिस कंट्री के लिए हम भेजेंगे, जिस देश के लिए हम भेजेंगे,
जिस देश को हम सप्लाई करेंगे, तो हमारा जो हमें वहां से विदेशी मुद्रा का कलेक्शन होगा, हम उनके पैसे में सामान को निर्यात कर रहे हैं, तो हम क्या होंगे, वर्ल्ड लेवल पर हमारी जो आर्थिक स्थिति होगी मजबूत होगी। आप अपनी जनरल भाषा में समझ लीजिए कि आपके घर में यदि आपके जो पेरेंट्स हैं या आप जिनसे भी बिलोंग करते हैं, यदि वो इकोनॉमिकल तौर पे मजबूत है, तो आपका जो बेस होगा वो काफी अच्छा होगा, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। लेकिन वहीं पे यदि हम वीक पड़ जाते हैं कि हमारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है या हमारे पास कुछ सुविधाएं मुहैया नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वही बात देश के प्रति भी लागू होती है। यदि हमारा देश आर्थिक तौर पे मजबूत होगा, आयात की अपेक्षा निर्यात ज्यादा होगा, तो हमारे देश का विकास भी ज्यादा से ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा कलेक्शन होगा, हम कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उसका अपने देश हम ज्यादा से ज्यादा, जैसे हमारे सैन्य व्यवस्था के लिए भारत की जो सैन्य व्यवस्था है, आप जल थल वायुसेना देखते ही हो, तो किस तरह से हमारे देश की सुरक्षा में बहुत टाइम तक अपना पूरा समय दे देते हैं। तो इनको हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा कैसे मुहैया कराएं, उपलब्ध कराएं, यह सारी व्यवस्थाएं हम कर सकते हैं। अपने देश के लिए चिकित्सक रिसर्च या सर्च में लगे हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। जब हमारे पास पैसा होगा, हमारी सरकार बिंदास उन पे खर्च करेगी, और साथ साथ में वो हमारे लिए ये सारी सुविधाएं हो पाएंगी। वैश्विक व्यापार, विश्व के व्यापार, ग्लोबलाइजेशन, वैश्विकीकरण की एक प्रक्रिया होती है। आप कुछ हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कंट्री में, प्रत्येक देश में, कोई भी कंट्री के लोग अपना एक मिल या फैक्ट्री, कल कारखाने खोल सकते हैं। इसको आपने शायद फर्स्ट चैप्टर में है या नहीं, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती, यदि होगा तो आपने वैश्विक शब्द सुना होगा, वैश्विक व्यापार यानी ग्लोबलाइजेशन पढ़ाया गया है, फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया है। तो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत क्या हो रहा है कि सब एक कंट्री से, हमारा भारत देश भी अगर किसी अदर कंट्री में जाकर के अपना व्यापार या व्यवसाय खोलना चाहे, उद्योग धंधे लगाना चाहे, वो लगा सकता है, क्योंकि क्या है, वह जो है विश्व संस्था का, विश्व संगठन का एक अंग है, हमारा भारत देश भी एक अंग है। तो उसके कारण हमें यह सुविधा वैश्विक स्तर पर मिली हुई है। हमारे देश में भी तमाम आप मोबाइल, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। मोबाइल जो है, मोबाइल में आप देखते हो सैमसंग हुआ और ओप्पो और बहुत सारी जो आप जानते होंगे ज्यादातर मुझसे अच्छा, बहुत सारी कंपनियां हैं जो चीन से बिलोंग करती हैं, जापान या जर्मनी से बिलोंग करती है, हमारे देश का नहीं है, जापान या चीन। तो वो कैसे पूरा का पूरा मटेरियल वो वहां पे बनाकर हमारे देश में लेके आ रही है, ऐसा नहीं है। उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ कल कारखाने लगे हुए हैं जहाँ पे उसका निर्माण हो रहा है, जहाँ पे वो व्यवस्था वहाँ की सरकार द्वारा किया गया है। इसी के कारण जो है हमें वह चीज आसानी से मिल जा रही है। सिर्फ मेड इन इंडिया की जगह मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी, ये लोगो हमें दिखाई देता है। लेकिन वह जो है बनता ये कहीं पे होगा हमारे आसपास के क्षेत्रों में, या जहाँ पे उसके लिए व्यवस्था की गई है। इस तरह से ये सारी चीजें हैं जो है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे पर हम देखें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत महत्वपूर्ण बातें हम देख सकते हैं कि राष्ट्र को उतने ही सामर्थ्यवान राष्ट्र की मान्यता तब मिलेगी जब हमारे देश की सुरक्षा, सीधी बात आ गई, यदि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हम सारी सुविधाएं, अपने जो अर्थव्यवस्था, ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं। आज हमारे सुरक्षा की बात करें तो आपके रक्षा मंत्री प्रेजेंट टाइम में राजनाथ सिंह हैं। आज हमारे कैबिनेट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, और इनके अंतर्गत मेरा ये पर्सनल अनुभव आप बोल सकते हो कि हमारे जो सुरक्षा से जुड़े हुए जो सैनिक भाई हैं, बंधु हैं, इनके लिए काफी कुछ करने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं किया गया, पहले की सरकार द्वारा नहीं किया गया, बिल्कुल किया गया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका जो है ज्यादा से ज्यादा, और हम इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। एक मुद्दा और यहाँ पे रह जा रहा है आपका राजनीति का। बताना बहुत कुछ है बच्चों, शॉर्ट टाइम है, इसलिए हम अगले मुद्दे पे चलते हैं। राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व किस तरह से हमारी विदेश नीति में सपोर्ट करता है। हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, यह किस तरह से
इनका क्या रोल होता है। और देखो नीचे आ भी गया है गुट निरपेक्षतावाद। हमारी जो सरकार है वह हमेशा वह किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री का क्या रोल है, जो हम सरकार हम चुनकर लाते हैं 5 सालों तक के लिए हम अपनी सरकार को मान्यता देते हैं, नहीं 5 सालों तक इस तरह से चलता रहेगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वह जो उनके कैबिनेट में जो नियम बनाए जाएंगे, देश के अंतर्गत विकास के मामलों के संबंध में जो नियम बनाए जाएंगे, उसी तरह से विदेश के लोग जो पब्लिक है, विदेश की जो जनता है या विदेश जो देश अन्य जो देश हैं हमारे पड़ोसी देश, जैसे मैंने अभी बताया बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ और अपना नेपाल हुआ, भूटान हुआ, चीन हुआ, इस तरह से इनके साथ हम किस तरह से बिना झगड़े के, बिना किसी समस्या को निर्माण किए हुए हम ज्यादा विवाद में न पड़ करके अपने देश को आगे बढ़ाएं। रक्षा मंत्री का काम क्या है कि रक्षा मंत्रालय को उनके अंतर्गत जो सेनाएं आती है, जैसे मैंने अभी नाम लिया है जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये 3 टाइप्स का आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा आई थिंक। और यह जो सेनाएं हैं इनका मार्गदर्शन किस तरह से किया जाए, इनकी आवश्यकताओं, इनकी जरूरतों को कैसे पूरा किया जाए, इनकी जो समस्या है उसको किस तरह से काबू में लाया जाए, इनके डिमांड को किस तरह से पूरा किया जाए। विदेश मंत्री का काम क्या है, इन सबको लेते हुए विदेश मंत्री यानी हम जो ये जैसे अभी मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, आपने देखा है या टीवी में देखा होगा, आई थिंक देखा होगा, डोकलाम की समस्या थी। चीन जो है डोकलाम में सड़क बना रहा था, फिर उसी तरह लद्दाख में मैंने जस्ट आपको अभी एग्जांपल दिया है, दीप संघ का लफड़ा चल रहा है। और अभी जो है सीमा बॉर्डर को लेकर जो लद्दाख से लगा हुआ सीमा बॉर्डर है, या फिर जम्मू कश्मीर की समस्या, जिसमें आपने कुछ दिन पहले देखा कैबिनेट द्वारा मतलब कानून बना करके वहां से सारे जो प्राइवेट उनके नियम कानून थे, धाराएं हटाए करके उसे पूरी तरह से भारतीय संविधान को लागू किया गया। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है बच्चों कि क्या जो ये सारी चीजें हमारे देश को एक सूत्र में कैसे बांध सकती हैं और किस तरह से हम इनका सपोर्ट ले सकते हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा देश के विकास में इनका जो यश सुब्रमण्यम आज हमारे जो है विदेश मंत्री हैं, इनके नेतृत्व में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कुलभूषण जाधव की समस्या। कुलभूषण जाधव को ऐसा पाकिस्तान ने कहा कि नहीं ये जासूस हैं, उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था मार्च 2016 में। उस समस्या को अंतरराष्ट्रीय लेवल तक उस समय हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी थी, और उनके नेतृत्व में सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में किस तरह से कुलभूषण जाधव की समस्या को अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तक ले जाया गया, इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाया गया, और वहां पर समस्या को जैसे यहाँ पे फांसी की सजा सुनाई गई थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कोर्ट ने कुलभूषण जाधव जी को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पर उसे खारिज करते हुए उनको जो है केस को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। और साथ साथ में हम इस समस्या को मतलब विदेश मंत्रालय द्वारा इस समस्या को निराकरण करने का प्रयत्न एक तरह से किया गया, और उसमें हम सभी ने क्या हमारे जो देश की उपलब्धता है वह अच्छी रही। हमारे देश ने उनके लिए वकील मुहैया कराया। हमारे देश की जो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी, अभी उनके जब नई सरकार बनी है तो सुब्रमण्यम जी बने हुए हैं, तो उन्होंने किस तरह से मतलब हमारे देश के किसी भी नागरिक को विदेश में या यदि कहीं गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी तरह की समस्या है, तो वह उस समस्या को हम कैसे अपनी नीति के माध्यम से, कैसे कूटनीति के माध्यम से उसको हम क्या करेंगे, उस पर हम विजय पाएंगे। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने उनके लिए स्पेशल वकील, विशेष वकील हरीश साल्वे नाम के जो वकील थे उनकी नियुक्ति की गई, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तक इस मैटर को लेके गए। यह हमारी अपने आप में विदेश नीति के तहत अपने आप में करंट 2016 में सबसे बड़ी विजय साबित हुई। और इसके बाद जो है हम मतलब मेरा ये कहने का मतलब है बच्चों, यह जो 4 से 5 मुद्दे मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी, और इसके बारे में आपको जानकारी दी है, इन सब का मेरा बताने का टारगेट एक ही है कि हमें हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो इतिहास है, हमारा मीन्स भारत देश का जो इतिहास है, किस तरह से हम इसमें शांतिपूर्ण ढंग से
पंचशील तत्वों का पालन करते हुए, बिना गुट में शामिल हुए, गुट निरपेक्ष का पालन करते हुए हम जो है इन सारी बातों को लागू करेंगे और इस बातों को हम विजय प्राप्त करेंगे। इसमें मैंने आपको प्रशासनिक काल भी बता दिया है जो है, तो 1 मिनट। प्रशासनिक व्यवस्था भी मैंने आपको उसी के अंतर्गत बता दी थी, राजनीतिक जो पहलू मैंने आपको लास्ट में समझाया। यदि अभी हमारे पास समय पढ़ाते पढ़ाते काफी समय हो गया, लिमिट समय है, किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कुछ रह गया है मैटर, तो मुझसे पूछ सकता है, बातें कर सकता है। ठीक है बच्चों। हाँ बोलो। टीचर आपने जो समझाया ना वो एकदम अच्छे से समझ में आया। थैंक यू। हेलो टीचर। हाँ बेटा बोलो। आपकी आवाज आ रही है सुमित, बोलो बेटा। ठीक है, हमारा समय यहीं पे पढ़ाने में बहुत पढ़ाना था आपको, लेकिन समय अभाव के कारण जो भी है जैसा भी था, मुझे जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था तो उस हिसाब से मैंने आप लोगों को अच्छी जानकारी देने का प्रयत्न किया। जब हम सभी बच्चे टीचर्स या हम यहाँ पे दोबारा एकत्र होंगे तो मैं कोशिश करूंगी इससे भी अच्छा आपको कुछ, यदि मेरा जो सब्जेक्ट है ज्यादा अच्छा कर सकूं। और सभी ने मुझे शांतिपूर्ण ढंग से सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।